हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेलवन ऐप। आज अपन बच्चों बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है, इन सब बारों में आज अपन बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका वेटेज क्या होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहले अगर मैं मेंस में बात करता हूं तो भाई मेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल जो है वो कंफर्म होता है, आता ही आता है। ठीक है, तो एक सवाल तो मेंस में ये कंफर्म हो गया। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो जाता है, पर मेनली अगर मैं एवरेज देखता हूं तो एक सवाल मेंस में आता है। और अगर एडवांस की बात करूं तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से, तो इसमें 2 सवाल जो है अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे लगता है ये मेंस और एडवांस के लिए। तो अब बच्चों बात करते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे कभी पूछता कि यार मुझे ये बताओ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। किसकी बात करी है बच्चों? मैंने बात करी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसके सॉल्यूशन मुझे निकालने हैं। तो आप यही करते थे, सर हमें ये पता है कि अगर कभी x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं? x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की। ठीक है, तो भाई इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? तो आप यही करते थे, सर समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर है, तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा? समथिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग। तो इसका आंसर क्या आता था बच्चों? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यही चीज मैं यहां पर भी करूंगा कि भाई मैंने इसको क्या लिख दिया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से x का वैल्यू एक तो प्लस 2 आ जाएगा और एक वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 2। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएंगे? 2 सॉल्यूशन। क्लियर है? तो भाई अगर ये सिंपल सी इक्वेशन हुई तो यहां पर मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा, पर अब लफड़ा कहां होगा, है ना भाई? अपन कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है, वो अपन अब देखने वाले हैं। अब लफड़ा क्या हुआ बच्चों? इसने पूछा कि यार अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया तो भाई फिर मुझे सॉल्यूशन बता दो। तो आप बोलोगे सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? माइनस 4 के इक्वल। अब यार माइनस 4 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, -4 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, और अगर ये किसी का होल स्क्वायर नहीं होता इसका मतलब तो इसका कोई रियल में सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, है ना भाई? रियल में तो कोई इसका सॉल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि आपने बचपन से यही तो पढ़ा है कि किसी का भी जो स्क्वायर होता है बच्चों वो एक पॉजिटिव नंबर होता है ना। अब ये तो क्या आ गया? नेगेटिव नंबर। ये क्या आ चुका है? एक नेगेटिव नंबर आ चुका है, और अगर ये नेगेटिव नंबर आ चुका है तो अब अपन क्या करेंगे? एक और जो नंबर है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे जो उसको डिफाइन कर सके। तो वो नंबर क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे लगता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कैसे अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं सर, और ये क्या कुछ अलग जो भी अपन डिफाइन कर रहे हैं वो क्या चीज है। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे समझिएगा भाई। यहां पर अगर मुझे x निकालना है तो वही मैंने कर दिया, क्या किया? प्लस माइनस लगा दिया, और बच्चों सामने वाले पे क्या कर दिया? रूट लगा दिया। अब ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये क्या है बच्चों? एक इमेजिनरी नंबर है ना। इमेजिनरी नंबर है जो रियल एक्सिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर यही होता है जो आप रियल एक्सिस पे मार्क नहीं कर सकते, और इस वाले नंबर को अपन क्या कह देते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब बच्चों इसमें भी अपन इसको और आगे डिफाइन करेंगे, अभी तक आप यहां तक लिख लीजिए। तो अपन देखते हैं कि भाई अभी मैंने क्या बात करी है, x क्या क्या हो सकता है? प्लस माइनस अंडर रूट -4। ठीक है, अब ये समझिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां से अपन डिफाइन करते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। किस फॉर्म का एक्सप्रेशन होता है बच्चों? a प्लस आयोटा बी फॉर्म का एक्सप्रेशन। ठीक है, वेयर a और b क्या होते हैं? रियल नंबर, और ये आयोटा क्या है बच्चों? ये आयोटा है अंडर रूट -1। आयोटा किसके इक्वल है? अंडर रूट -1 के, है ना, और इट इज डिनोटेड बाय z। तो अब यहां पर समझिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो क्या है बच्चों? यहां पर एक नंबर जो मैंने डिफाइन किया है वो नंबर क्या है बच्चों? z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस आयोटा बी। अब यहां पर ये जो z है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्लियर है? तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसके अंदर सारे नंबर समाये हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होता है? जिसमें सारे नंबर जितने, जैसे 1 वो भी इसमें है ना, अंडर रूट -1 ये भी इसमें, मतलब जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में समाये हुए हैं। मतलब हर एक नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब 3 है तो ये एक रियल नंबर है, पर रियल नंबर भी एक सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का।
ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब यहां से समझिएगा, z मैंने एक डिफाइन किया है, किसके लिए किया है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। z अपन इंटीजर के लिए भी यूज करते हैं, पर यहां पर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से को इसमें डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब बच्चों यहां पर a और b भी मैंने बोला है। अब ये a क्या है? तो बच्चों यहां पर अगर मैं a की बात करता हूं तो लिख लेते हैं a is रियल पार्ट ऑफ z, a is रियल पार्ट ऑफ z, है ना भाई। ये जो z है इसके दो पार्ट होंगे, एक तो रियल वाला होगा, एक इमेजनरी होगा। कौन कौन से होंगे बच्चों? वापस से बोलो, एक रियल होगा और एक इमेजनरी होगा। तो जो रियल वाला पार्ट है ना, उसको अपन क्या बोल देंगे? a, है ना। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर रियल पार्ट है तो भाई अब मैं a और b जो है वो जो डिफाइन किए हैं मैंने, वो हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। ये आयोटा जो है वो इमेजनरी है, पर a और b क्या है बच्चों? रियल नंबर है। तो लिख लें आप इस बात को कि a और b बिलोंग्स टू, a और b किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर को, है ना। a और b को इमेजनरी मत कर देना आप, ए और बी को इमेजनरी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो भाई अपन क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे ए और बी किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर को। और जो ये आयोटा है ये क्या चीज है? तो बच्चों अभी अपन ने देखा था, जो रूट के अंदर माइनस वाली क्वांटिटी होती है उसे अपन डिनोट कर देते हैं आयोटा से। ये ग्रीक वर्ड है और इसको अपन बोलते हैं आयोटा, ठीक है, IOTA। इसे अपन क्या बोल देते हैं बच्चों? आयोटा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। तो आयोटा का मतलब समझ में आया और ए और बी के बारे में पता चल गया कि ए और बी क्या है? रियल है ना, रियल नंबर है। अब बच्चों ए जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड है। ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड है और इसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, RE और ब्रैकेट में जेड, है ना भाई। इसका ये इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए अपन इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? RE और z। क्लियर? ये चीज समझ में आई आप लोगों को। अब बच्चों सेकंड बात मैंने किसकी करी है? b की। अब यार ये b क्या है ना। तो बेसिकली आप देखेंगे सर b जो है वो इमेजनरी पार्ट है, किसका? z का। तो लिख लें आप b इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो भाई इसको डिनोट करने के लिए इसको लिख देते हैं इमेजनरी, IM और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? z, है ना भाई। इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या आ गया? z। क्लियर है? तो इमेजनरी पार्ट है, इसका मतलब इमेजनरी होगा? जरूरी नहीं है ना। हमेशा ये क्या होगा? रियल होगा। हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों? ये रियल के इक्वल होगा। तो ये चीज समझ में आई। ए क्या है? ए है बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड, बी है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड और इसको डिनोट RE और IM से करते हैं। और बच्चों ये दोनों कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अच्छा, इसका मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, बिल्कुल आराम से लिख सकता हूं। भाई ए को 2 और बी को 3 बोल दो, तो एक नंबर तो मैंने ही बना दिया, 2 + 3 आयोटा। कौन सा नंबर हो गया? 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो 2 + 3 आयोटा में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रियल पार्ट ऑफ जेड बता दो, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा बच्चों? 2। और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप दोनों के दोनों नंबर कौन से हैं बच्चों? रियल है ना। पर इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट में फर्क पता चला कि भाई इसका जो रियल पार्ट होगा ये होगा और इमेजनरी पार्ट जो आयोटा के साथ आएगा, और आयोटा के साथ आएगा और वो रियल भी होना चाहिए। तो यहां पर ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। और यही चीज इसने यहाँ पे भी बोल रखी है, ठीक है। लिख लें आप इसे लिख लें अपन और आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब देखते हैं और क्या दे रखा है। तो अब एक जो सवाल और मैं आपको करवाना चाहता हूं, ठीक है, वो देखिएगा। अगर मैंने बच्चों बात करी है z की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। z इज इक्वल्स टू बच्चों बोल दिया √3, z इज इक्वल्स टू बोल दिया √3, ठीक है। अब मुझे इसमें बताओ इसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, है ना भाई। एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब z इज इक्वल्स टू √3 इसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजनरी पार्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें तो आयोटा की टर्म ही नहीं है, ये तो एक रियल नंबर है। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स भी तो होता है, जो भी रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब बच्चों इसको अगर मैं और तरीके से लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? √3 + आयोटा, आयोटा में कितना लिख दिया? 0, है ना, क्योंकि आयोटा इंटू 0 कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है। अब तुम एक ही बार में बता दोगे कि भाई इसका अगर मैं बात करता हूं ए या फिर रियल पार्ट ऑफ जेड की, तो जल्दी से बताओ ये कितना होगा बच्चों? ये होगा √3। और अगर मैं बी की बात करता हूं विच इज इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 0 के। तो भाई ए और बी का वैल्यू पता चला क्या? ए होगा √3 और बी किसके इक्वल होगा? 0,
है ना, और √3 और 0 हो जाएगा तो भाई इसका रियल पार्ट तो √3 और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो अब आप कोई भी नंबर होगा उसका आप रियल पार्ट भी निकाल सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हैं। तो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।